तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास इतिहास का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आदिवासी, दुकु, द्विकु और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है। एक्चुअल में हम लोग को इसमें आदिवासी के ही बारे में पढ़ना है कि जो आदिवासी थे वो अपने आप को कैसे कैसे मतलब इस समाज में रहने लायक बनाए। पहले तो बहुत दिक्कत था, उन लोग को रहने का बहुत ज़्यादा इशू था। धीरे 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 उन्होंने चेंज किया। ठीक है। उसके लिए कि कौन ऐसे महान जो थे जो इसके लिए काम किए, उनके बारे में डिटेल पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले आदिवासी। ठीक है। आदिवासी में सबसे पहले बिरसा बिरसा मुंडा। ठीक है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। जो बिरसा जी थे, उनका जो जन्म हुआ था एक मुंडा परिवार में हुआ था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनकी द्विकुओं द्विकुओं मतलब होता है बाहरी लोग। ध्यान रखिएगा, द्विकु का मतलब होता है बाहरी लोग। ठीक है। तो बिरसा जी ने यह खुद ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनकी द्विकियों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। ठीक है। तो ये बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जनजातीय समूह, आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा कि बिरसा का जन्म कब हुआ था। ठीक है। आपके बुक में दिया होगा, वहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। जनजातीय समूह, 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियां में सक्रिय थे। ठीक है। झूम की खेती, झूम की खेती क्या होती है? तो झूम की खेती जो होती है घुमंतू खेती को कहा जाता है। जो झूम की खेती होती है, घुमंतू जो खेती होता है उसको कहा जाता है। इस तरह की खेती जो होता है अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। जो जंगल होता है उस जंगल में छोटे छोटे जो क्षेत्र होते हैं उस पे इस खेती को किया जाता है। और घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगलीय पट्टियों में ही रहते थे। कहने का मतलब घुमंतू किसान क्या हुआ, जहाँ भी मान लो कि जंगल में घूम रहे हैं, अभी मन किया आज मैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए इस जंगल में हूँ, तो वहाँ के जंगल काट देते थे और वहाँ पे अपना खेती करते थे। ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते थे? घुमंतू खेती खेती कहते थे, और इन्हीं को हम लोग झूम की खेती कहते थे। ठीक है। जो ये एक्चुअली में घुमंतू किसान कहाँ पे मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टी में ही रहते थे। इसके शिकारी और संग्राहक, आदिवासी मुख्यतः क्या होते थे? पशुओं का शिकार करके और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। और खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। और इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियाँ का इस्तेमाल करते थे, और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। ठीक है। मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। औरों के लिए ये काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। बैगा एक प्रजाति थी, तो बैगा जो होते थे वो खुद के जंगल को क्या मानते थे? शैतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। ठीक है। मजदूरी करना वैगाओं के लिए अपमान की बात होती थी। जो वैगा होते थे वो खुद को क्या मानते थे कि मजदूरी जो करना है वो मेरे लिए अपमान की बात है। ठीक है। पशुपालन, बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रिवर लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाडिया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। तो ध्यान रखिएगा, पंजाब के पहाड़ में रहने वाले कौन थे? वन गुज्जर। कौन? वन गुज्जर। और आंध्र प्रदेश में कौन? लबाडिया। तो अगर पूछे कि लबाडिया कहाँ रहते थे, तो आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश की जनजाति थी। जबकि आपको पंजाब की जनजाति कौन थी? वन गुज्जर। ठीक है। ये क्या करते थे? तो गाय और भैंस के झुंड पालते थे। इसके बाद कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़िए थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कश्मीर के बकरवाल और कुल्लू के गद्दी समुदाय। ठीक है। तो कुल्लू के गद्दी समुदाय और कश्मीर के कौन? बकरवाल बकरियां पालते थे। ठीक है। इसके बाद
खेती में देखो, अंग्रेजों को लगता था कि 19वीं सदी से पहले गोंड और संथाल आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले लोगों को अस्थायी रूप से एक जगह बसना और सभ्य बनाना जरूरी था। अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि जो भी घुमंतू मतलब जो गोंड और संथाल आदिवासी थे, जो शिकारी संग्राहक थे या घुमंतू खेती करते थे, उनको अस्थायी रूप से एक जगह पे क्या करना, उन लोग को मतलब एक जगह पे बैठाना, एक जगह पे उन लोग को मान लो ज़मीन दे के रखना और उन लोग को सभ्य बनाना ये ज़रूरी था, क्योंकि वो भी तो मान लो भारत के ही हिस्सा थे। अगर वो सभ्य नहीं होंगे तो फिर वो देश के लिए ही खतरा होंगे, ठीक है। तो अपने औपनिवेशिक शासन से आदिवासी आदिवासी जो जीवन थे पर क्या असर पड़ा था। देखो, औपनिवेशिक शासन था ना, उसकी वजह से आदिवासी लोग पे बहुत अच्छा जीवन पे उन लोग पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और वो लोग भी धीरे धीरे पहले कपड़े वगैरह ये सब नहीं पहनते थे, धीरे धीरे वो लोग सीखे और सीख के वो लोग कपड़ा पहनना सीखे, वहाँ से पढ़ना लोग स्टार्ट किए। आज आदिवासी में जैसे झारखंड जो है बहुत ज़्यादा आदिवासी एरिया है, फिर भी वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ से जॉब भी ले रहे हैं, सब चीज़ वहाँ पे है। अब धीरे धीरे सब चीज़ वहाँ पे हो रहा है। आदिवासी मुखिया, आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी। वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे, कई जगह उनकी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वन में आदिवासी के अलावा किसी का नियम नहीं चलता था। ब्रिटिश शासन से उनकी शक्तियाँ छीन ली गई, ठीक है। ब्रिटिश शासन से उनकी शक्तियाँ छीन छीन गई, मतलब जो भी मुखिया थे उनका क्या किया गया, जो ब्रिटिश शासन जो थे वो क्या किया, उनकी शक्ति छीन लिया। जो शक्ति होता था कि जंगल को बचाने वगैरह का आदिवासी ही बचाते थे, तो वही शक्ति उन लोग से छीन लिया गया। अब घुमंतू काश्तकार कौन होते थे, तो ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे, ठीक है। लेकिन अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, इसलिए जमीन को माप कर लगान तय कर दिया वन कानून, ठीक है। वन कानून में क्या हुआ, देखो एक्चुअली में अंग्रेज क्या चाहते थे कि वो इधर उधर अब कोई जाएगा, कुछ दिन यहाँ रहा, कुछ दिन वहाँ चला गया रहने के लिए, तो फिर दिक्कत तो है ना। फिर वो कैसे पता पाएगा कितना आदमी है कितना नहीं। जैसे एक बार जनगणना ही हो रहा था, तो जनगणना अच्छे से हो नहीं पा रहा था आदिवासी का, ठीक है। कभी यहाँ पे भी काउंट हो गया, फिर कहीं और जगह पे भी काउंट हो गया, ठीक है। तो ये काउंट नहीं हो पा रहा था, तो ये सब चीज़ से अंग्रेज को बहुत ज़्यादा दिक्कत था, ठीक है। वन कानून, अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया और कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। और ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी और इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम की बात, खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने का इजाज़त नहीं था। उसको हम लोग क्या क्या है, आरक्षित वन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आरक्षित वन में ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आपको स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते हैं, कोई भी चीज़ का खेती नहीं कर सकते और पशुओं का शिकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वन कानून लागू हुआ। फिर स्लीपर, लकड़ी के 36 तख्त थे जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी, उसे क्या कहा जाता था, स्लीपर कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद व्यापार समस्या, 18वीं सदी में भारतीय रेशम के भारतीय रेशम की भी यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी और भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे, ठीक है। काम की तलाश, 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बगान फैलने लगे थे और खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। तो ध्यान रखिएगा, 1831-32 में कौन आदिवासी थे, कोल आदिवासी, जो खदान वगैरह में काम करते थे। और 1855 में संथालों ने बगावत कर दिया, संथाल जनजाति होते हैं वो बगावत कर दिए थे। मध्य भारत में
बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। ठीक है, ये सब क्या है, आदिवासी जनजाति का विद्रोह था। बस्तर विद्रोह कब हुआ, 1910 में, और महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह जो हुआ था 1940 में। अब बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक में मध्य में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था और मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। ठीक है, यह आंदोलन दो मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला था कि इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए द्विकु लोग मतलब बाहरी लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। तो ये बिरसा मुंडा का ही काम था, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या किया कि इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी क्या है, सक्षम है। ठीक है, इसके बाद है विष्णु वैष्णव। वैष्णव किसको बोलते थे, तो विष्णु की जो पूजा करने वाले थे उसी को हम लोग क्या कहते थे, वैष्णव कहते थे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था 4 नंबर, आदिवासी द्विकु और एक स्वर्ण युग की कहानी। इसमें एक्चुअली में किसके बारे में बात बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो मेन पॉइंट है उसको याद कर लीजिएगा कि झूम की खेती को झूम की जो खेती करता है उसको हम लोग एक्चुअली क्या कहते हैं, घुमंतू खेती कहा जाता है। उसके बाद संथाल आदिवासी वगैरह जो भी है उसके बारे में डिटेल से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको स्कॉलरशिप पास करना है तो केवल इस नोट्स पे आधारित नहीं रहना है, आपको बुक को भी रीडिंग देना है। ठीक है, बुक को जितना बार अच्छे से रीडिंग दीजिएगा उसमें क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा डीपली है। मैं इसको छोटा में करके शॉर्ट में करके दिया हूँ जिससे मतलब बहुत कम समय में आप कर पाइए, लेकिन इसमें पूरा हर चीज़ इसमें हम नहीं डाल सकते, वरना फिर तो वही हो गया कि बुक ही हो जाएगा उतना। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग बुक को रीड कीजिए, बुक रीड कीजिएगा, फ़ायदा करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।